दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि संख्या रेखा पर संख्याओं को हम कैसे निरूपित करेंगे, है ना। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये संख्या रेखा है हमारा एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? संख्या रेखा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें संख्या को दर्शाया गया है। यहाँ पे क्या है? जीरो। जीरो के दाएं ओर जो है सो धनात्मक होता है भाई, और जीरो के बाएं ओर क्या होता है? ऋणात्मक संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग आज संख्या के बारे में देखेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक अनंत। देखिए, एक से लेके अनंत तक जाने वाला संख्या जो है वो क्या कहलाता है भाई? प्राकृत संख्या होता है। क्या होता है? प्राकृत संख्या। ठीक है, यानी यदि हम बात करें कि काउंटिंग संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, है ना। और यहाँ पे देखिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है सो एक होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? एक होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? अनंत हो जाएगा। अनंत का मतलब होता है जिनका कोई अंत ना हो, है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? अनंत होगा, है ना। अब देखिए भाई, अगर इसी प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर दें, इसी प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये हमारा कहलाएगा पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, यानी यहां से लेके यहां तक जो आपका है वो प्राकृत संख्या है, और उसी में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों को मिला दे, दोनों संख्याओं को, तो दोनों संख्याओं को यदि हम मिला देते हैं, देखिए, यानी ये सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, और ये कहलाएगा ऋणात्मक संख्या। क्या कहलाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और ये आपका है धनात्मक पूर्णांक। क्या है? धनात्मक। और ये जो जीरो है भाई, ये हमारा उदासीन पूर्णांक है। क्या है? उदासीन पूर्णांक। जीरो एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है ना। ये जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसको हम कह सकते हैं उदासीन पूर्णांक। और ये दोनों, ये ऋणात्मक पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक को और ये शून्य को सभी एक तरफ कर दें, मतलब संग्रह कर दें, तो ये हमारा बन जाता है पूर्णांक। क्या बनता है? पूर्णांक। अब हम बात करें कि सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा अनंत होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा पूर्णांक अनंत है और सबसे छोटा पूर्णांक अनंत है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं क्या कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एक से लेके अनंत तक जाने वाली संख्या है। अगर वही प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दें तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। और एक से लेके अनंत तक जो है ये धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और ये जीरो जो है वो उदासीन पूर्णांक है। और यहाँ पे -1 से लेके अनंत तक, -1, -2, -3, -4, ये जो हमारा है वो क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये क्या कर रहा है कि ऋणात्मक संख्या और सभी पूर्ण संख्या को अगर संग्रह कर दें, मिला दें, तो ये हमारा पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि क्या कह रहा है कि जितना हम दाईं ओर बढ़ते जाएंगे संख्या, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा संख्या जीरो है, तो जीरो से जितना दाईं ओर बढ़ेंगे संख्या बड़ा होते चला जाएगा। यानी जीरो से बड़ा हमारा एक है, और एक से बड़ा क्या है? दो, और दो से बड़ा क्या है? तीन, और तीन से बड़ा चार, और चार से बड़ा क्या है? माने दाईं ओर जितना बढ़ेंगे संख्या बड़ी होती चली जाएगी। और ये जीरो का जो है, यानी किसी भी संख्या के बाईं ओर जितना हम लोग बढ़ेंगे वो छोटा होते चला जाएगा, है ना। जैसे देखिए, यहाँ पे जीरो से छोटा है -1, और -1 से छोटा क्या है? -2, -2 से छोटा क्या है? -3, -3 से छोटा -4।
यानी जितना बाईं ओर बढ़ेंगे संख्या का तो वो छोटा होगा, और जितना दाईं ओर बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या होते चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर भैया आपको कह दें कि -5 और -3 में से कौन बड़ा है, तो बहुत ऐसे विद्यार्थी क्या है कि कह देते हैं कि -5 बड़ा है, लेकिन नहीं है ना। जो संख्या ज्यादा रहेगा यानी बड़ा होगा, और अगर ऋण में है तो वो छोटा संख्या कहलाता है। तो ये दोनों में से सबसे ज्यादा ऋण में कौन है, 5 है, तो ये छोटा होगा, और ये -3 क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि सम संख्या क्या है, तो इसी में आपको मिलेगा सम संख्या भाई। सम संख्या होता है यानी वैसे धनात्मक पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए मतलब भाग लग जाए 2 से, तो उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 है, हमारा सम संख्या, यहाँ पे क्या है 4 सम संख्या होगा, यहाँ 6 अगर लिख देते हैं तो ये भी हमारा सम संख्या होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 10 होगा, ये सब हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसी में जो संख्या छूट जा रहा है वो हमारा विषम संख्या होगा। क्या होगा, विषम संख्या होगा। विषम संख्या क्या होता है कि वैसे धनात्मक पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो संख्या या तो जो धनात्मक पूर्णांक अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विषम संख्या, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। तो यहीं पर देखिए अगर कहा जाए कि सबसे छोटा सम संख्या क्या है तो 2 होगा, सबसे छोटा सम संख्या 2 है, और सबसे बड़ा सम संख्या क्या होगा, अनंत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे छोटा विषम संख्या 1 होगा और सबसे बड़ा विषम संख्या अनंत हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि हम लोग इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा रहता है भाज्य संख्या। क्या होता है भाई, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो होता है वो वैसे संख्या होता है जो 1 से और 100 से विभाजित होता है, 1 से और 100 के अलावा, सॉरी, वैसे संख्याएं जो 1 और 100 के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हमारा जो है वो 4 से स्टार्टिंग होगा। भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से शुरुआत होगा, क्योंकि ये हमारा जो है वो 3 जो है सो 1 से और 3 से ही डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, और ये क्या है, एक ये हमारा न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर जो है वो सिर्फ एक ही संख्या है। अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, और भाज्य संख्या के लिए 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, मतलब 3 या 4 फैक्टर, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग बात करेंगे कि अगर प्राकृत संख्या का बात करें, यहाँ लिख लेंगे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत हो जाएगा। ये प्राकृत संख्या, काउंटिंग की संख्या, है ना। लेकिन पूर्ण संख्या अगर बात करें, पूर्ण संख्या बात करें तो ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत होगा, ये पूर्ण संख्या है। अब देखिए कि पूर्णांक जो होता है भाई, ये पूर्णांक जो होगा ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 अनंत होगा, और यहाँ होगा -1 -2 -3 -4 अनंत हो जाएगा। ये हमारा पूर्णांक है, ये हमारा काउंटिंग संख्या प्राकृत संख्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या है, और ये है पूर्णांक। ठीक है, अब यहीं से देखिए हम बोले आपको क्या कि यहां से लेके यहां तक धनात्मक पूर्णांक है, ये हमारा उदासीन पूर्णांक है, और ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए कि कह रहा है क्या कि सम संख्या, सम संख्या।
तो सम संख्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से अनंत तक बढ़ेगा। अब यहाँ विषम संख्या का होगा, विषम संख्या। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे इसी में सारा चीज छुपा है भाई, ये इसी संख्या रेखा में है ना। हम लोग को क्या है कि समझना है सिर्फ। विषम संख्या जो होगा वो क्या होगा, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अनंत तक जाएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या है कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो होगा वो भाज्य संख्या हमारा 2 से प्रारंभ होगा, है ना। वैसे पूर्णांक जो एक नहीं, भाज्य संख्या 4 से शुरुआत होगा, सॉरी 4 से, है ना। 4, 6, 8, 10, 12 और 9 भी होगा भाई, क्योंकि 9 भी हमारा भाज्य संख्या है। और यहाँ पे क्या है, अनंत होगा इसका। अरे अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 7 के बाद क्या होगा, 11, 13, 15 नहीं, 16, 17। यानी जो संख्या 1 से और खुद वही संख्या से डिवाइड होता है उसी को हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। सबसे छोटा भाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या कितना है, सबसे छोटा 2 है। और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4। और सबसे छोटा विषम संख्या 1। अब हम लोग देखेंगे क्या कि सह अभाज्य संख्या, क्या देखेंगे, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये सह अभाज्य संख्या संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है जिसका एचसीएफ 1 हो, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 5, 2 और 3, ये सब हमारा क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इन लोगों का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है ना। अब यहाँ देखिए कि हम लिख सकते हैं 5 और 7, ये सब क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो कि इसका दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यानी संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 हो, हम लोग कह सकते हैं कि वो सह अभाज्य संख्या है ना। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसे संख्याएं जिन्हें p बाय क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। इसका कंडीशन है परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का वैसे संख्याएं, वैसे संख्याएं जिनको p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तथा नहीं, जहां जहां p और q पूर्णांक, तो पूर्णांक समझ गए, पूर्णांक तो आपका ऋणात्मक भी रह सकता है, आपका धनात्मक पूर्णांक भी रह सकता है, 0 भी रह सकता है ना। p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0,
क्यू नॉट इजकल टू 0, इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे यहाँ हो जाएगा 3/4, 0/1, 0/2, 1/2, -3/5 इत्यादि, जिसका हर जो है यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 है तो समझ जाइए कि वो अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है ना। अब अपरिमेय संख्या होता है यानी वैसे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, और अपरिमेय संख्याओं जो है सो हमेशा जो है सो रूट में रहता है। क्या रहता है भाई? रूट में रहता है, और रूट के अंदर अभाज्य संख्या होता है। रूट के अंदर क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो समझ जाएंगे क्या कि वो अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्या जैसे यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ डालिए रूट और यहाँ डाल दीजिए 3, अभाज्य संख्या है। फिर डाल दीजिए 5, फिर डाल दीजिए 6, ये सब सारा का सारा क्या है? अभाज्य संख्या है। ये 6 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो समझ लेंगे क्या कि वो अपरिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके।